नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यूपी में सभी परिषदीय स्कूल शिक्षकों के लिए खुल जाएंगे। हालांकि अभी स्कूलों में पठन पाठन नहीं होगा, लेकिन शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को स्कूल में बैठकर बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेने के साथ 1 दर्जन से ज्यादा काम करने होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जुलाई महीने का एजेंडा जारी कर दिया है, जिसके तहत ब्लॉक स्तर पर सुबह और दोपहर की पाली में 5-5 प्रधानाध्यापकों को रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहना है और 1 जुलाई से सभी शिक्षकों से मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को कुकिंग लागत का भुगतान और अनाज वितरण करना होगा और मानव संपदा पोर्टल पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा और मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला संचालित कर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी देनी होंगी। तो वहीं पर हम आपको बता दें, अब शिक्षकों का बुलावा जो है वो यूपी के परिषदीय स्कूलों में आ गया है और अब 1 जुलाई से सभी शिक्षकों को यहां पर पहुंचना होगा और तमाम ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ यहां पर तमाम काम जो है शिक्षकों से करवाए जाएंगे। 1 दर्जन से काम जिस तरीके से गिनवाए गए वो कामकाज शिक्षकों को करने होंगे। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। जी अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सगुन। 1 जुलाई से एक बार फिर से जो विद्यालयों की जो रौनक है वो बढ़ेगी। शिक्षक हाजिर हो ऐसा फरमान सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन इस बार एक बार फिर से कुछ जो सरकारी बयान जारी हुए हैं, जो सरकारी दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उसको लेकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। दरअसल इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले तमाम अध्यापकों पर 1 दर्जन से ज्यादा का जो कामों का बोझ है वो डाला गया है। यानी पढ़ाई के अलावा भी 1 दर्जन से ज्यादा जो अन्य सरकारी काम है वो ये शिक्षक स्कूलों में करेंगे। अब इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। उसके अलावा संजय जायसवाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे भी हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वो भी अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही हरकिशोर तिवारी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संघ परिषद की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हरना वर्मा है, किसान नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे और बाकी भी तमाम मेहमानों से हम इस बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले हम कपिल श्रीवास्तव के पास चलते हैं। कपिल जी, आपने इस सरकारी फरमान को सुना है, कैसे देखते हैं आप? कितना असर पड़ेगा इस पूरे सरकारी फरमान के आने के बाद से शिक्षकों पर? ये जो सरकारी फरमान आया है ये अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए और कार्य के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एकदम अनुचित है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी शिक्षक सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी संस्था में काम कर रहा है, सरकार से वो फीस उठा रहा है, इसलिए उसे स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया जाए या शिक्षणेतर कार्य के अलावा उससे तमाम तरह के काम कराए जाएं, तो निश्चित रूप से उसके कार्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब बच्चे परिषदीय स्कूल में आएंगे नहीं तो माननीय योगी जी इन शिक्षकों को हैरान परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं तो ये अचंभित हूँ कि 2 कोरोना 500 से स्टार्ट हुआ जब हम लॉकडाउन में चले गए और अब जब हम 5.5 लाख के आंकड़े पे आ गए हैं तो आप परिषदीय स्कूल को खोलने की बात कर रहे हैं। आज आप शिक्षकों को जाने की बात कर रहे हैं। बच्चे तो वहां आएंगे नहीं फिलहाल, और अगर आप बच्चे भी लाने का बाद में कोशिश करेंगे तो हम तो समझते हैं कि ये सबसे बड़ी भूल होगी उत्तर प्रदेश सरकार की। और सिर्फ इसलिए कि हम वेतन दे रहे हैं तो हम इन्हें दौड़ाएंगे, ये 40 किलोमीटर दूर जाएंगे अपने अपने क्लासेस में, चुपचाप बैठेंगे। और हमें अमितेश भाई ये जानकर बड़ा अचंभा हुआ कि अभी डिजिटल इंडिया का इन्होंने जितना भी प्रोग्राम चलाया, परिषदीय स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था होती है, यानी वहां उस तबके के सबसे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं है। ये हास्यास्पद स्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार की कि किस तरीके से जहां भोजन के नाले पड़े हुए हैं आप कैसे डिजिटल पढ़ाई करावेंगे, आप कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करावेंगे। और वो पढ़ाई तो शिक्षक अपने घर पे बैठ के भी कर सकता है, तो उसको 40 से 80 किलोमीटर दूर आप बुला करके हैरान परेशान करके उसको कोरोना के बीच महामारियों में
डाल करके आप इस प्रदेश को या उन शिक्षकों को क्या देना चाहते हैं, ये हमारे समझ से परे। तो योगी जी और लेकिन सरकार कपिल जी, सरकार की जो दलील है, सरकार की दलील ये है कि जो शिक्षक हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, ऑनलाइन जो शिक्षा है वो देंगे, उसके अलावा तमाम जो अन्य काम हैं उनको भी वो करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो तमाम जो दिक्कतें फिलहाल आती थी, उन दिक्कतों को दूर करने में शिक्षकों की अहम भूमिका होगी, ये दावा कर रही है, ये एजेंडा सरकार चल रही है। देखिए अमितेश जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि शिक्षक जो है वो शिक्षणेतर कार्य के लिए नियुक्त होता है। ये बात अलग है कि कभी चुनाव के कार्य में, कभी पोलियो खुराक में, सामाजिक उन सारी चीजों में भी उन्हें लगाया जाता है। जबकि हमारा अपना ये मत है कि इस तरीके के प्रोग्राम में अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षणेतर के अलावा अगर उनसे कोई कार्य आप करवाते हैं तो वो बड़ी दुखद स्थिति है। वो विषय विशेषज्ञ हैं एक तरीके से शिक्षा के, तो आप उनसे अनेतर काम ले रहे हैं। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया आपने कर दिया कागज से, लेकिन वो बच्चे जो गरीब घर से आ रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन घर पे नहीं है, उनको ऑनलाइन पढ़ाई आप कैसे कराएंगे? आप जहां तक शिक्षकों की ट्रेनिंग की बात है, आप शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई भी अमितेश जी वो घर से करा सकते हैं अगर किसी के पास हो। तो सबसे बड़ी चीज है, इसलिए सिर्फ कि वो वेतन भोगी है और वो सरकार से वेतन उठा रहा है, इसलिए उसको आना अनिवार्य है। यानी आप एक तरीके से उनको वो कार्य दे रहे हैं कि हम भैया तुमको क्योंकि तनख्वाह दे रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें एक सीढ़ी लगा के देंगे और तुम्हें जमीन से लेके छत पे चढ़ना है और उतरना है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। ये हैरान परेशान करने के लिए इस तरीके का कार्य किया गया है। कपिल जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं, कितनी दिक्कतें आएंगी अगर हम इसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो कितनी दिक्कतें आ सकती हैं सरकारी फरमान आने के बाद से शिक्षकों के सामने? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, ये एपिडेमिक का दौर चल रहा है, इस समय ये महामारी का दौर चल रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि जब आपको कोई विशेष कार्य ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, दूसरी तरफ आप शिक्षक को ये कह रहे हैं कि भले आपको पढ़ाई नहीं करानी है, छात्र आपके स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने घर से निकलना है सुबह सुबह और उसके बाद आपको जाकर के अपने स्कूल पे ड्यूटी करनी है। अब वो ड्यूटी क्या करेंगे? वो जाकर के स्कूल खोलेंगे और चुपचाप स्कूल में बैठे रहेंगे या किसी पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। और डिजिटल पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई की अमितेश जी जहां तक बात है, वो हो ही नहीं सकती, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मिड डे मील के लिए जो बच्चे सिर्फ मिड डे मील की वजह से पढ़ने आते हैं, इतने गुर्बत के घर से हैं, इतने गरीबों के घर से हैं, वो कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे? दूसरी बात, अगर आप इनके डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराना चाहते हैं, जैसे एक कार्य आपने और कहा, तो वो डॉक्यूमेंट का सत्यापन तो शिक्षक अपने घर से भी लोड करके आपके पोर्टल पे दे सकता है, वो आप उसके डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं। तो ये तो भ्रामक चीजें हैं। ये केवल एक चीज बता दी गई है कि शिक्षकों से ये काम लेना है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसको उस जहां पे वो पोस्टेड हो उसको 40 से 80 किलोमीटर दूर जाना पड़े और वो तभी ये कार्य करता है। ये अति निंदनीय कार्य है। मैं तो कहूंगा कि इसे तुरंत वापस लिया जाना, ये गलत फरमान है। कपिल जी, आपके पास वापस लौटेंगे। संजय जायसवाल जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय जायसवाल जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। मुकेश जी, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। हेलो, आवाज जा रही है आपको? संजय जायसवाल जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। आवाज स्पष्ट नहीं हो रही। आवाज जा रही है आपको मेरी मुकेश जी? चलिए दोबारा आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं हैं, तकनीकी दिक्कतें हैं। दोबारा हम संजय जायसवाल जी बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी इस फरमान के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो रहा है। कपिल जी, सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे, अगर हम समझना चाहें तो आप अपनी बात पूरी करें। सरकार की मंशा तो यही है कि उन्होंने एक टीम 11 अपनी बना रखी है और वो टीम 11 में जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हैं, वही नीति कर रहे हैं कि नीति कैसे लागू होगी। सबसे बड़ी चीज है कि जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं उनको वास्तविकता से वो दो चार होते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि समस्या मूल में कहाँ है। अब जैसे आप कहते हैं कि शिक्षकों को स्कूल जाना जरूरी है,
मैं ये पूछता हूँ, बहुत सामान्य सी चीज है कि एक शिक्षक जो है अपने घर से वो सुबह 6 बजे निकलेगा तो करीब 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर दूर अगर वो उसकी पोस्टिंग है तो 2 से ढाई घंटे वो लगातार मोटरसाइकिल चलावे या अन्य साधनों से जाएगा तो वो अपने स्कूल पे पहुंचेगा। फिर वहां पे वो स्कूल खोलेगा, झाड़ पोंछ करके बैठेगा और उसके बाद वो क्या करेगा? अगर आप कहते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कराएगा तो ऑनलाइन पढ़ाई तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी 1-2 बच्चे के यहाँ भी स्मार्टफोन है तो वो नंबर मुहैया करा दीजिए आप व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, और टीचर अपने घर से भी शिक्षण कार्य कर सकता है। उसके लिए उसको 80 किलोमीटर परेशान करने की क्या जरूरत है? अगर आपको शिक्षक के दस्तावेजों का मूल्यांकन करना है, सत्यापित करना है, तो आप जिस पोर्टल पे कहिए शिक्षक अपने घर से बैठ के ऑनलाइन उसको उस पर डाल देगा पोर्टल पे, आप उसका जो भी मूल्यांकन करना चाहिए कर लीजिए। अगर आप शिक्षक को कुछ शिक्षणेतर कार्य के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, वो भी ऑनलाइन। आप शिक्षक के पास लगभग स्मार्टफोन है और आप उसको दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको कहीं प्रशिक्षण केंद्र में बुला सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आप उसको वो कार्य कराइए। लेकिन आपका कार्य ये नहीं है, मंशा सिर्फ इतनी है कि हम वेतन दे रहे हैं तो हम इनका रक्त शोषण करेंगे, भले उसके कार्य का कोई परिणाम न निकले। और मेरा यह कहना है कि जबरदस्ती की किसी की भी ऊर्जा का क्षय नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है और कई मेडिकल कारण ऐसे पड़ सकते हैं, शुरू हो सकती है, जिसका जवाब आने वाले समय में अगर शिक्षक बीमार हो गया तो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पाएगी। बिल्कुल। चलिए, हरनाम सिंह वर्मा है, किसान नेता हैं और इन लोगों ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं, इनसे जवाब ले लेते हैं। हरनाम सिंह वर्मा साहब, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। जी जी जी, धन्यवाद। हरनाम वर्मा, जिस तरह की सरकारी फरमान जारी हुआ है शिक्षकों को लेकर, इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, ऐसा है, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई की बात कही जा रही है और पिछले दिन पढ़ाई हुई भई है, लोग करवा भी रहे हैं बच्चों को। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है इससे बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे दिमागी तौर पर फ्री नहीं है, अब उसमें शिक्षकों को लाया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि भाई, पहले भी मैंने कहा है कि देश के अंदर जो किसान है, मजदूर है, जो आर्थिक स्थिति देश की खराब थी, उसमें देश का किसान मजदूर सबने सहयोग किया है। अरे साल 6 महीने अगर शिक्षा नई बच्चों को दी जाएगी, ठीक है, तो क्या बच्चे बुढ़े हो जाएंगे या शिक्षा और साल 6 महीने के बाद हम नहीं दे पाएंगे? सरकार सिर्फ कोरम को पूरा करना चाह रही है, लोगों को परेशान करना चाह रही है। लोगों को सरकार के दिमाग में है कि हम तनख्वाह दे रहे हैं तो कुछ इनको मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जाए। भाई, 1 साल पढ़ाई नहीं होगी, एक बच्चा अगर एक बार फेल हो जाता है तो दोबारा प्रयास करता है। ये महामारी है, इसमें घर से लोग निकलेंगे जाएंगे, अगर बीमार होंगे, संक्रमित हो जाएंगे तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? ये तमाम चीजें हैं। इसमें तमाम शिक्षक हमारे घर परिवार के हैं, हमारे वर्ग के हैं, हमारी बेटी है, हमारी बहुएं हैं, हमारे पुरुष हैं। तो हम तो कहते हैं कि भाई, आपको इस चर्चा में लेकर हम इसलिए आए हैं क्योंकि इन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले भी तमाम किसान परिवार के लोग होते हैं, गरीब परिवार के लोग होते हैं और पढ़ाने वाले भी तमाम आपके अपने लोग होते हैं। उनका जो तकलीफें हैं, जो दर्द है, वो भी अपने आप में मैंने लगता है। लेकिन सरकारी सामान के बाद से कितना असर पड़ेगा, ये आप जाना चाहेंगे? नहीं, आप एक बात बताओ, जो प्राइमरी स्कूल गांव के हैं, मैं अगर ये स्पष्ट कह दूं कि भाई, पहले भी भाई हमारे बच्चों और टीचरों में इतना अंतर है। हम तो कहते हैं हमको ऐसे शिक्षक चाहिए जो हमारे बच्चों के साथ घुल मिल सके। हमारे बच्चे गंदे कपड़े पहन के जाते हैं, हमारे बच्चे उतना व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं। आज कोरोना महामारी है,
अन्यथा प्राइमरी स्कूल में जो टीचर रहते हैं, पढ़ाने आते हैं, आप बताओ कितना मतलब बच्चों से वो स्नेह रखते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। शिक्षा विभाग को तो भारत की सरकार और देश की राजनीति ने इसलिए दूर रखा है। हमारा गांव ग्रामीण का बच्चा, हमारी बेटी बहुएं न पढ़ पाए, इसलिए उसको रखा है। अन्यथा देश के अंदर शिक्षा को अनिवार्य रख के जितनी छूटें दी जाती हैं, जितना लोन दिया जाता है, जितनी व्यवस्था की जाती है, शायद अगर शिक्षा पे कर दिया जाए, लोग शिक्षित हो जाएं। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अगर कोई ये बोलेगा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो अगर शिक्षित आदमी पढ़ा लिखा है तो समझ जाएगा कि भाई पकौड़ा बेचना रोजगार है। तो हम पढ़ाई MBBS करने के बाद में, डॉक्टर बनने के बाद में, इंजीनियर बनने के बाद में अगर हमको नहीं मिलती है और ये कहा जाए कि पकौड़े की दुकान खोल के पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, ये भी रोजगार है, तो ये तमाम चीजें हैं देश के अंदर। जिस तरीके से शिक्षा को मतलब दरकिनार रखा गया, दूर रखा गया, वो इसलिए रखा गया कि हिंदुस्तान के अंदर लोग अपने हक और हुकूम के लिए लड़ न पाए, इसलिए शिक्षा को कमजोर रखो। हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि देश में शिक्षा के ऊपर जितना भी देश में बजट आएगा, सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पे आएगा, फिर स्वास्थ्य पे आएगा, फिर इसके बाद विकास करो। विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि बाथरूम और लैट्रिन जाना जरूरी है, बाहर टॉयलेट जाना अनिवार्य नहीं है, मतलब घर में बाथरूम बना लो। जब लोगों को जानकारी नहीं है गांव का, एक बात बताओ अमितेश जी, गांव का जो आदमी 50 रुपए मजदूरी दिहाड़ी नहीं कमा पाता है और उसको आप टॉयलेट अगर बनवा के देंगे तो टॉयलेट का वो उसका अंतर ही नहीं समझेगा कि गन्ने के अरहर के खेत में शौच करने जाना अनिवार्य है कि टॉयलेट में जाना अनिवार्य है। शिक्षा का तो पहले देश में जब शिक्षा, हमारा देश का नागरिक शिक्षित हो जाएगा, जो राजनीति हो रही ना देश के अंदर, पकौड़ा पे कभी चीन के नाम पे वोट मांगा जाता, कभी पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगा जाता है। देश के लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार को समझ लेंगे। हम तो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि शिक्षा को अनिवार्य कर दो और देश में सबसे ज्यादा अगर बजट आएगा, आने वाला बजट, तो उत्तर प्रदेश और देश की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा करेगी। लोग शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। साहब आप जुड़े, अपनी बातें रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हरनाम सिंह वर्मा किसानों की नुमाइंदगी करते हैं और बहुत हर मुद्दे पर बेबाकी से बातचीत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, जिस तरह की बात हरनाम सिंह वर्मा ने की थी, शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मुझे लगता है कि इस पर फोकस करना होगा। लेकिन इस सरकारी फरमान को के ऊपर सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसी जल्दी क्या थी? कपिल जी, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर आ रही है, इसलिए हम सुन नहीं पा रहे हैं कि आपने क्या बंद किया है। आवाज सही करा करके फिर से हमारी कपिल जी, आपकी आवाज कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। संजय जायसवाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं, आप उसके पास चलते हैं, उसके पास दोबारा कपिल जी आपके पास हम आएंगे। संजय जायसवाल जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। संजय जायसवाल जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए कपिल जी, आप अपनी बात पूरी करिए। कपिल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी कपिल जी, आप अपनी बात कहें। चलिए संजय जायसवाल जी के पास चलते हैं, बीजेपी के विधायक हैं। संजय जायसवाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजय जी, आवाज आ रही है आपके पास?
चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम एजेंडों की बात करें तो सरकार का क्या है एजेंडा, उसमें आपको बताते हैं। मिशन प्रेरणा के तहत ही पाठशाला संचालित करनी होगी। उसके अलावा बच्चों को मिशन प्रेरणा के तहत ऑनलाइन क्लासेस देनी होगी। साथ ही कायाकल्प के तहत स्कूलों में मरम्मत और सौंदर्य से जुड़े कार्य कराने होंगे। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ये तमाम जो एजेंडे हैं वो सरकार के एजेंडे हैं। संजय जायसवाल जी के पास चलते हैं, बीजेपी के विधायक हैं। तकनीकी वजहों से कुछ दिक्कतें हो हैं, लेकिन उनसे सरकार का पक्ष हम जानना चाहते हैं। संजय जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, आवाज आपको मिल रही है? चलिए, कपिल जी, आपने हरना वर्मा को सुना आपने जी। उनकी जो उन बातों से कितना सहमत हैं आप? देखिए, हरनाम भाई बड़े किसान नेता हैं और वो जनता के बीच में रहते हैं, किसानों और गुर्बत के लोगों के बीच में काम करते हैं। जो उन्होंने कहा है मैं उससे पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि हरनाम भाई ने वो पीड़ा आपके माध्यम से योगी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो वास्तव की चीजें हैं, वास्तविकता से दो चार होना चाहिए व्यक्ति। और जो एजेंडा आप बता रहे हैं उस एजेंडे में मुझे समझ में नहीं आता कि वो बच्चे परिषदीय स्कूल में पढ़ते हैं जो कि मिड डे मील के लिए एडमिशन्स लेते हैं, वजीफाओं के लिए एडमिशन्स लेते हैं, और वो किसी अन्य शिक्षालय में शिक्षण ग्रहण करने के लिए उनके गार्जियंस के पास पैसे नहीं हैं। उन बच्चों की एडमिशन के लिए यही शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं। गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे उन्हें घूमना पड़ता है, बच्चे कलेक्ट करने पड़ते हैं। उनके माता पिता को ये शिक्षक समझाने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व होता है जीवन में, और आप उनसे काम ना कराएं। जो खाना पीने की व्यवस्था है वो सरकार कर रही है, वजीफे की व्यवस्था सरकार कर रही है, ड्रेस आपको सरकार दे रही है, तो आप अपना बच्चा भेजें ताकि हम उसे पढ़ा के उसके जीवन को अच्छा बनावे, जिससे देश का भविष्य अच्छा बन सके। तो हमारे शिक्षक ये काम करते हैं परिषदीय स्कूल में, यानी इस तरह के छोटे वर्ग के लोगों के बीच में बैठ करके उन बच्चों को जिन तक शिक्षा का अभाव है, नहीं पहुंच सकती है, वो काम करते हैं तो उन्हें भोजन मिलता है। ऐसे बच्चों को वो कलेक्ट करके अपने स्कूल में दाखिला देते हैं और फिर उनके जीवन में खुशहाली भरने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बच्चों से आप उम्मीद करें कि उनके घर पे स्मार्टफोन होगा, उनके पास वाईफाई होगा या उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो ये इनरेलीवेंट बातें हैं, इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं, ये कहने के लिए बातें हैं। तो योगी सरकार को ये सोचना चाहिए, क्या आप उन परिषदीय बच्चों के गार्जियंस को आपने स्मार्टफोन मुहैया कराया है? पहला प्रश्न। दूसरी चीज, क्या आपने उनको इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया है या वाईफाई उनके घर में पहुंचाया है या बिजली के कनेक्शन उनके घर में पहुंचाए हैं जिससे उनका मोबाइल फोन चार्ज हो सके? यही बात परिषदीय विद्यालय पे भी है अमितेश भाई। परिषदीय विद्यालय की हालत सभी जानते हैं, किसी से छिपी नहीं। क्या जी अभी हरनाम सिंह वर्मा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ करना चाह रहे हैं। हरनाम सिंह वर्मा साहब बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार बच्चों को स्कूलों में भोजन देती है, हम सरकार आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं, या तो उस स्कूल में किसी गरीब किसान का बेटा पढ़ने जाता है और या तो किसी मजदूर का बेटा पढ़ने जाता है। ठीक है, हम सरकार कहते हैं कि जैसे वो ड्रेस देते हैं, कॉपी देते हैं, किताब देते हैं, सब कुछ देते हैं, हम कहते हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आप उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको फ्री शिक्षा के लिए आप खाने की क्यों बात करते हैं? आप बच्चों को पहले ही उनकी जो मानसिकता है, उनके दिमाग में ये आ जाता है कि हम स्कूल जाएंगे तो हमको दलिया मिलेगी, बुधवार को तहरी मिलेगी, बृहस्पतिवार को कटहल की सब्जी मिलेगी। अरे क्या सरकार ने बना रखा है नाटक, गांव ग्रामीण को भिखारी बना दिया। देखो, ये वर्तमान सरकार बिना सिर पैर की बात करती है।
इनके पास न कोई अधिकारी ऐसा है जो कोई बढ़िया एजेंडा तैयार कर सके, कैसे देश का विकास, प्रदेश का विकास होगा, कैसे शिक्षा माफियों। आप बताओ, सरकार ने कहा था कि तीन महीने बच्चों की फीस नहीं ली जाएगी। अमितेश जी, डिबेट आप इससे कराओ, डिबेट आप इससे कराओ। झगड़े हो रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे, हमारी बहनें, हमारी बेटी बहुएं जा रही हैं, प्रिंसिपल कह रहा है नहीं फीस तो देनी पड़ेगी, बस का किराया तो आपको रेंटल इतना देना पड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या है। जिस बात की जिक्र हरनाम सिंह वर्मा साहब कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है। हर रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं। भाई सरकार क्या मतलब, सरकार बिना सिर पैर की बात करेगी? जो सरकार घोषणा करे उसे लागू ना करा सके। आप बताओ, पुलिस चेकिंग के नाम पे कितना पैसा वसूली किया जा रहा है। आप ऑनलाइन की बात करते हैं, आप कोई ऑनलाइन जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, उसमें लेखपाल दौड़ते रहो, रिपोर्ट नहीं लगाएगा, दौड़ते रहो, तहसीलदार मिलेगा नहीं, एसडीएम मिलेगा नहीं, डीएम मिलेगा नहीं, बता देंगे कोरोना लॉकडाउन की मीटिंग चल रही है। लॉकडाउन के नाम पे सरकार अपनी तैयारी चुनाव की कर रही है, जन बेवकूफ बना रही है। बॉर्डर पे हंगामा करा के जनता का दिमाग भ्रमित कर रही। आज की डेट में दोबारा हम लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ हरिकिशोर तिवारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है राज्य कर्मचारी परिषद संघ परिषद के, वो जुड़े हुए हैं। उनसे इस मुद्दे पे उनकी राय ले लेते हैं, क्योंकि वो प्रदेश भर के तमाम विभागों की नुमाइंदगी करते रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कर्मचारियों के नेता हैं, बड़े नेता हैं। हरिकिशोर तिवारी जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में था। जी बताइए। जी नमस्कार। हरिकिशोर तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? आपने भी इस चर्चा को सुना होगा, जिस तरह का फरमान, सरकारी फरमान जारी हुआ है शिक्षकों को लेकर, शिक्षक हाजिर हों और उनको पढ़ाने के अलावा दर्जनों काम और अतिरिक्त जो काम है वो उनको सौंप दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं देखिए, काम अगर शिक्षा लाइन के हो तो ठीक है। सरकार ने क्या किया अभी आप देखिए कि शिक्षा को, टीचर को, हमारे को शिक्षित बनाने के लिए या टीचर बनाने के स्थान पर उसको तमाम सारा कर्मचारी बना दिया। हमारा उसका बहुत बड़ा विरोध है। शिक्षक को शिक्षक की लाइन पे आप ले जाइए ना, आप उसको ट्रेनिंग कराइए, आप उससे तमाम सारी योजना चलवाइए, लेकिन शिक्षा की चलवाइए। आप उससे कह रहे हैं खाना बनाइए, उसके बाद कह रहे हैं आप बीएलओ बन जाइए, उसके बाद कह रहे हैं आपकी वो बना लीजिए, सबके साथ इलेक्शन की ड्यूटी कर लीजिए, इलेक्शन में चले जाइए। सारा का अगर 12-15 चीजें उसको दे देंगे और बिना ट्रेनिंग करे उसमें ट्रेनिंग लगाएगा, उसमें दिमाग लगाएगा तो पढ़ाएगा कब? उसको कर्मचारी क्यों बना रहे हो भाई? शिक्षक की तो उसकी नियुक्ति हुई है। ये सरकारें पता नहीं क्या कर रही हैं कि उनको शिक्षक की जगह कर्मचारी बनाना चाहती हैं। ऐसे ही आपने मिड डे मील में देखा, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मिड डे मील में इसलिए भोजन दिया गया था कि आप वहां पर बच्चे को भोजन देंगे तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा वहां जाएंगे, जुड़ेंगे आपके स्कूल से जाके। अब आपने बच्चे को घर पे भोजन देने लगे, आपने उसके खाते में पैसा डालने की व्यवस्था कर दी, तो कौन बच्चा घर पे जाएगा? फिर आप दोष हमको देंगे कि साहब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे। भाई योजना आती की थी, उसको तोड़ने का लक्ष्य क्या था वो समझ नहीं आया। तीसरी बात जैसे एक बहुत बड़ा इशू जो है, जब माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया, उसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूलों में माननीयों के बच्चे भी पढ़ेंगे, आईएएसओ के बच्चे भी पढ़ेंगे, सारे लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। बहुत अच्छी योजना लगी थी, हमें लगातार शायद सुधार हो जाएगा। क्या किसी ने माना? तो नहीं माना किसी ने। मतलब की बात होती है, सारे अधिकारी पूरे प्रदेश के नेता और राजनेता मानते हैं, और जो मतलब की नहीं होती उसको नहीं मानते। हम समझते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ते तो उसको निकटता से देखते, और अगर निकटता से देखते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुधार होता। लेकिन उन्होंने अपने को बरी कर लिया और इस व्यवस्था को उसी के आधार छोड़ दिया। अब सरकार फिर से प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। आपको पता होगा क्लास 3 तक के लोगों को, 6वीं तक के लोगों को प्राइवेटाइजेशन में भेजेंगे हम। भाई क्या बात है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, आप उस पर जोर दीजिए, आप उसको पढ़ने के लिए कहिए, उसके तमाम टेस्ट आप लगा दिए, कराइए। लेकिन ये संभव नहीं है कि वहां पे भी आप ठेका प्रथा पे अगर 5,000 रुपए में एक शिक्षित व्यक्ति को बैठा लेंगे जो 15,000 और 20,000 या 50,000 दूसरा नौकरी लेगा, तो क्यों काम करेगा? इस तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस प्रदेश को सरकार नहीं चला रही है, इस प्रदेश को आईएएस चला रहे हैं, और ये इसका बंटाढार करने की योजना बना रहे हैं, जिसकी वाहवाही होती है, जिसकी पीठ थपथपाई जाती है। मैं समझता हूं उससे सरकार को बचना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्या है, कहां तक हम सफल हो सकते हैं। ये सरकारें नहीं देख रही है, इसीलिए नुकसान हो रहा है और दुतरफा व्यवस्था भंग हो रही है और कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियां बन रही है।
इससे सरकार को बचना चाहिए और लोगों को भी बचना। बिल्कुल, वक्त हमारे पास कमी है। हरकिशोर तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका। कपिल श्रीवास्तव साहब, और क्योंकि हमारे पास वक्त कमी है, बहुत संक्षेप में टकराहट की स्थिति बन रही है क्या, जैसा कि सवाल खड़ा किया हरकिशोर तिवारी जी ने, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल अमितेश जी, टकराव की स्थिति इसलिए बन रही है, ये महामारी की स्थिति है। महामारी में जहां आप एक तरफ हमारी सरकार कहती है और कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें, तो आप जबरदस्ती सिर्फ शिक्षक जो है वो वेतन उठा रहे हैं, इसलिए आप उसको स्कूल तक दौड़ाएंगे, हैरान परेशान करेंगे। आप उन गरीब बच्चों को कैसे स्मार्टफोन दिए नहीं, आप डिजिटल होने की बात कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग की बात कैसे कर सकते हैं? फिर आप उसको किस तरीके से मिड डे मील बंटवाएंगे? फिर आप उसको किस तरीके से वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप ऑनलाइन से दीजिए, वो घर से ही आपको डाल देगा। आपको अगर कोई प्रशिक्षण देना है वो आप ऑनलाइन उसके साथ कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको अपने शिक्षालय पे जाने की क्या आवश्यकता है? इससे तो उसका केवल आप दोहन कर रहे हैं, रक्त शोषण कर रहे हैं, उसको महामारी के बीच में डाल रहे हैं। और जिस दिन से शिक्षकों के जान पे खतरा बन जाएगा, ये सारे शिक्षक जो है इसी सरकार के विरुद्ध जो है वो झंडा लेके पूरे टकराव की स्थिति आ जाएगी, जो कि अभी माननीय योगी जी की सरकार समझ नहीं पा रही है। और मैं तिवारी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये टीम 11 के गोल मारने की प्रक्रिया है। इसमें कोई भी डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार नहीं ले रही है, और योगी जी मुक्त दर्शक बन के बैठे हुए हैं। जैसा प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं वैसा खेल चल रहा है। बिल्कुल, के नाम पे वोट मिल जाएगी फिर। जी चलिए, ये हरनाम सिंह वर्मा साहब हैं जो तंज कस रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, कतई वो ठीक नहीं है। लोगों में गुस्सा है, खासतौर से शिक्षकों में भी। आपका बहुत शुक्रिया, हरकिशोर तिवारी आपका बहुत शुक्रिया, हरनाम सिंह वर्मा साहब आपका बहुत शुक्रिया। संजय जायसवाल जी, आप जुड़े, बातचीत नहीं हो पाई, आपका पक्ष हम जानना चाहते थे सरकारी तौर पर, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपसे हम संपर्क नहीं कर पाए। आपका बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और कोई बीच का रास्ता निकालेगी, ताकि गुरुजन भी परेशान ना हो और बच्चों की पढ़ाई भी पर भी उसका असर ना पड़े। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।